जरा किसी के पास क्वेश्चन हो तो जरा बताओ क्या क्वेश्चन था। एसएन वाला क्वेश्चन था ना एक, जरा क्वेश्चन रिपीट करो किसी के पास है अभी तो। Let Sn denote the sum of first n term of GP उसके आगे। so that हाँ बोलो आगे क्या है। Sn ब्रैकेट में S3n माइनस S2n इज इक्वल्स टू S2n माइनस Sn का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं है ना एलएचएस में, नहीं, राइट साइड में दिया था S2n माइनस SN का होल स्क्वायर, यही था, एक बार चेक कर लो। यस सर यही था। यहाँ SN जो है समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी है, जीपी है। सर मतलब बन गया था सर ये। आगे आंसर। यस सर प्रूफ हो गया था। ठीक है, इसको बता देता हूँ लेकिन मैं। SN था A प्लस AR प्लस n टर्म्स का सम है, तो अगर हम ये वाला जीपी लेते हैं जनरल वाला, तो आखिरी टर्म क्या हो जाएगा, AR पावर में n-1, बोलो होगा कि नहीं, यही होगा ना जीपी एन टर्म्स का। अरे बोलो, सही है जीपी एन टर्म्स का। यस सर। यस सर। तो इसका तो सम हमको डायरेक्ट भी याद है, क्योंकि फार्मूला से इसका सम निकालेंगे तो a इंटू Rn-1 डिवाइडेड बाई R-1। तो सोचने वाली बात यह है कि जब Sn का फार्मूला हमको पता है तो S2n का फार्मूला कैसे बनेगा, बोलो डायरेक्ट। 2 हो जाएगा। नहीं 2 इंटू ARn-1 अपॉन R-1। कहाँ पर ट्वाइस होगा, a इंटू आर पावर 2n माइनस 1 बाई r माइनस 1। मतलब S2n अगर मुझे लिखना है तो यही सीरीज चलेगी, लेकिन अब टोटल टर्म 2n हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट करो, जहां n दिखाई दे रहा है ना इस फॉर्मूले में n, इस n को किससे रिप्लेस कर दो, 2n से। बताओ कर सकते हैं कि नहीं ऐसे। यस सर। S2n का मतलब जो नंबर ऑफ टर्म यस सर। बस वही चेंज होगा, क्योंकि सीरीज तो सेम है ना। इस तरीके से S3n किसी को निकालना है तो कहाँ चेंज होगा, इसी n की जगह। 3n हो जाएगा n। बिल्कुल, इसकी जगह 3n कर दो, ये आ गया। अब हमें वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो देखते हैं कैसे पुट किया। देखो दो तरीका है, एक तरीका तो है एलएचएस को अलग सॉल्व कर लो, आरएचएस को अलग सॉल्व कर लो, और दोनों को इक्वल दिखा दो, इक्वल आ भी जाता है। मतलब एलएचएस में वैल्यू अलग पुट करो, आरएचएस में वैल्यू अलग पुट करो, एक सीधा सीधा तरीका ये है। देखना है आसान किससे बनेगा। तो पहला काम तो ये करते हैं, यहाँ पर हमें S3n माइनस S2n की जरूरत पड़ेगी। S3n माइनस S2n डिफरेंस में है, तो पहले से ही इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाल के रखते हैं। पहले से ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं S3n में से S2n माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करने का मतलब यह है कि डेनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो अच्छी खबर क्या है कि R-1 तो नीचे आएगा ही, ऊपर में a इंटू R3n माइनस R2n बचेगा। कैसे बचा इसको समझ लो, यहाँ माइनस ए आएगा, यहाँ भी ऊपर में माइनस ए आएगा, तो माइनस ए करोगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म। यहाँ भी माइनस ए है, यहाँ भी माइनस ए है, तो कैंसिल हो गया ना सब्ट्रैक्ट करके। केवल ये टर्म बच जाएंगे न्यूमरेटर में, एक r रेज टू द पावर 3n और वहां पर r रेज टू द पावर 2n। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने S3n माइनस S2n निकाला है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, इन दोनों को क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ देखो जरूरत पड़ेगी ना हमको उसकी, ये। तो एक बार S2n माइनस Sn भी निकाल के रख लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, अगेन डेनोमिनेटर तो फिक्स है, देख लो R-1 फिक्स है नीचे। न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी a कट गया, तो ऊपर में बचेगा a कॉमन निकालकर r रेज टू द पावर 2n माइनस r रेज टू द पावर n, ये आ गया ऊपर में जैसे इसमें आया था।
अब इन दोनों इक्वेशन को S3n माइनस S2n को और S2n माइनस Sn को ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारा आंसर इजीली आए। ठीक है, यहां पर बाहर में एक Sn और है, ध्यान से देखो, एक Sn और है बाहर में। तो अगर मैं इस Sn से इसको मल्टीप्लाई करूं, मतलब LHS की बात कर लेते हैं पहले, Sn बाहर है, तो ये वाला जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो सोचो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डेनोमिनेटर में r माइनस वन आर माइनस वन, पहले डेनोमिनेटर की बात कर लो। डेनोमिनेटर में क्लियर दिख रहा है कि नीचे r माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर में a स्क्वायर, नीचे r माइनस वन का होल स्क्वायर। इसके अलावा ऊपर में r का पावर n माइनस वन और इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एक अच्छी खबर क्या है कि इन दोनों से कुछ कॉमन भी आ रहा है, ध्यान से देखो, r का पावर 2n कॉमन भी आ रहा है। अगर कॉमन निकाल लेते हो तो थोड़ा देखने में और सही लगेगा, देखो ध्यान से। ठीक है, और चाहो तो rn माइनस वन और rn माइनस वन को क्लब भी कर लो, क्योंकि उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात है LHS की। ठीक है, अब जरा RHS के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, व्हाट इज राइट हैंड साइड। तो RHS में S2n माइनस Sn आ रहा है, जिसका वैल्यू हमने ये निकाला हुआ है, देखो ऑलरेडी निकाला हुआ है S2n माइनस Sn। तो अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है S2n माइनस Sn का, तो देखते हैं ये क्या बनता है। ठीक है, तो S2n माइनस Sn निकालने के लिए, सॉरी इसका होल स्क्वायर निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर करो। जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर अपॉन r माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो टर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पर r2n माइनस r का पावर n का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ LHS और RHS बराबर आए कैसे, बोलो भाई, LHS और RHS बराबर कैसे दिखाओगे? प्रूफ दैट है ना क्वेश्चन में, बोलो। LHS इक्वल टू RHS, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। थोड़ा सा सर समझ नहीं आया सर लास्ट में पॉइंट से। नो सर। LHS और RHS इसलिए बराबर है क्योंकि यहाँ डेनोमिनेटर देखो, S3 सॉरी LHS में ये वाला टर्म तो मैच हो ही गया है, हाँ। r माइनस वन स्क्वायर, और ये दोनों सेम इसलिए है, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों सेम कैसे हुआ, तो यहाँ से हाँ सर, नहीं डाउट हो रहा है सर। कॉमन निकाल लो, ये देखो ये निकला ना r का पावर n कॉमन, और इसके बाद होल स्क्वायर है, अब तो समझ जाओगे, rn माइनस वन स्क्वायर ये आ गया और r का पावर आ गया। ठीक है, यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस क्वेश्चन में वही फंसता है जिसको कैलकुलेशन में देख करके ज्यादा डर लग रहा हो। ऐसी कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, जो कैलकुलेशन से घबरा गया उससे तो फिर नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अब देख लो अपना अटेम्प्ट किस तरह से कर रहे थे। ठीक है, कहाँ गलती कर रहे थे। ये बताओ, उससे पैकेज से या एनसीईआरटी से बनाना शुरू किया एपीजीपी का क्वेश्चन कुछ कि नहीं? यस सर, सर आखिरी आर्यस अग्रवाल से बना रहे सर। अब इस आरडी शर्मा से बनाओ, आरएस अग्रवाल से बनाओ, एनसीईआरटी सर, कहीं से भी बनाओ, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन बनाते, अगर हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, खाली क्लास अटेंड करेंगे, तो क्लास अटेंड करने से हो सकता है हम फार्मूले सीख जाएं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे ना जेई के, तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हर तरह का 4-4, 5-5 क्वेश्चन अगर हम बनाते हैं हर टाइप का, तब नया क्वेश्चन हमको जेई के एग्जाम में स्ट्राइक करेगा। जितने तरह के क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ या जितने तरह के क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, यही सब वैरायटी है जो एडवांस या मेन में पूछी जाएगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन बनाना जारी रखो। अगर किसी को लगता है कि क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो टेलीग्राम बता रखा है मैंने, उस पर फोटो खींच करके भेजो, तो वहीं पर क्लियर कर दूंगा इसको। अगर उस पर क्लियर नहीं होगा तब क्लास में बताएंगे। ठीक है।
हर्ष बताओ क्या पूछ रहे हो? सर हमको एक एपी से क्वेश्चन सर पूछना है सर। सर ये LHS इक्वल टू RHS कैसे हुआ सर? ये थोड़ा पॉइंट समझ नहीं आया सर। ओके, LHS इक्वल टू RHS है ना एपी से, वो मेरे को टेलीग्राम पे भेजना, ठीक है? ओके सर। सर क्लियर करूंगा। सर हेलो सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ भाई, 1 मिनट सांस तो लेने दो, हड़बड़ा क्यों रहे हो? बोलो। हाँ सर ये LHS इक्वल टू RHS सर, थोड़ा पॉइंट समझ नहीं आया सर। LHS लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं, ये LHS है जिसको हमने सॉल्व किया है। RHS हो गया यस सर, राइट। उसका पॉइंट समझ नहीं आया सर। सर उसका पॉइंट समझ नहीं आया सर। ये RN-N R2N RN-1 ये समझ नहीं आया सर। ये दोनों इक्वल कैसे हो गया? सेम सेम। कौन दोनों? ये और ये इक्वल कैसे हुए, ये पूछ रहे हो? जी सर। अरे ये बताओ, Rn-1 दो बार लिखा हुआ है, तो Rn-1 का होल स्क्वायर हो गया ना, ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो Rn-1 का होल स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है, देखो ये इसका होल स्क्वायर, सही तो है। और r की पावर n का स्क्वायर करोगे तो r की पावर 2n बन जाएगा, एकदम सही है। ठीक है? यस सर। ओके सर। यस सर। अब देखो, आगे हमें मीन पर चलना है, लेकिन मीन पर चलने से पहले, मीन वाले पार्ट पर जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेशन आती है यहाँ पर, जिसे कहते हैं एजीपी। जैसे 3 प्रोग्रेशन अब तक हमने पढ़ी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो ये तीनों पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले एजीपी पढ़ना पड़ेगा। अब ये एजीपी है क्या, इसको समझने की कोशिश करो पहले। स्क्रीन पर कुछ दिख रहा होगा, मतलब दिखना तो चाहिए, थोड़ा जूम कर देते हैं। बहुत लेट से क्लास आ रहे हैं आज लोग, क्लास का टाइम 2:30 था, अब एंटर कर रहे हैं। देखो, एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है क्या, पहले तो इसको समझो। इसका नाम एजीपी भी होता है, एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे एजीपी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीरीज एपी और जीपी का मिक्सचर है, ठीक है? मतलब इस सीरीज में एपी भी है और जीपी भी है। कैसे है, उसके लिए इसका डेफिनेशन पढ़ो। पहले इसको कॉपी करो, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, इसको लिखो भाई पहले, सब लोग नोट करो उसको पहले, डेफिनेशन को, फिर मैं बताता हूँ। हाँ शिवम कुमार, हैंड रेज किया तुमने? नो सर, हैंड सर नीचे करना भूल गया था। ठीक। देखो, एजीपी है क्या, जिसमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एपी एंड जीपी को मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मान लो हम एक एपी कंसीडर करें, एपी जिसका टर्म है 3, 7, 11, 50। ऑब्वियसली ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। एक जीपी कंसीडर करते हैं, जीपी जिसका की टर्म है, मान लेते हैं 5, 10, 20, 40। कॉमन रेशियो 2 है, चेक करके देख लो, कॉमन रेशियो 2 है, फर्स्ट टर्म 5। तो अगर हम एपी और जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है ये समझो पहले, पहला को पहले से, दूसरा को दूसरा से, ये मतलब है करस्पॉन्डिंग टर्म का। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ एपी और जीपी को मल्टीप्लाई करें, कहने का मतलब पहला टर्म और पहला टर्म मल्टीप्लाई करें, 3 × 5 ये हो गया पहला टर्म, प्लस 7 × 10 दूसरा टर्म, तीसरे को मल्टीप्लाई करो, 11 × 20 थर्ड टर्म, अगला हो गया 15 × 40 फोर्थ टर्म। तो इस सीरीज में है क्या कि पहला टर्म एपी बना रहा है और दूसरा टर्म सबका क्या बना रहा है, जीपी। इसे कहते हैं एजीपी। तो एजीपी इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी एंड अ जीपी। यहां पर कुछ और भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो, 1, 2x, 4x², 6x³। कैसे हुआ ये एजीपी?
सबसे पहले तो एक काम करो, ये जो 1 दिख रहा है ना, इसको 1 into 1 लिख लो। 1 into 1 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, इसको 1 into 1 लिख लेते हैं। इसके बाद देखो कि अगर हम गैप देखना शुरू करें यहाँ पे, गैप, तो 2 और 4 के बीच में जो गैप है वो 2 का है, ठीक है। उसके बाद 4, इनफैक्ट ये गलत लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग भी दिया हुआ है, इसको पहले सही करना पड़ेगा। 1 लेंगे तो 1 2 4 6 तो एपी में आएगा ही नहीं। एक मिनट रुको जरा, इसको पहले सही किया जाए। यहाँ से इसको हटा दो, इसको भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है कुछ नहीं है। अब देखो भाई, इसको 2 4 6, उसके बाद अगला लिखा हुआ नहीं है, 8 आएगा। ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2, ठीक है। इसी तरीके से x x स्क्वायर x क्यूब, अगला x की पावर 4 आएगा, ये क्या है, जीपी। तो कहने का मतलब एक एपी और एक जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट है ये, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एजीपी। ये नीचे वाला एग्जांपल भी एजीपी का है, देखो कैसे। ये जो a लिखा हुआ है ना यहाँ पर, a पहला टर्म, इसको थोड़ी देर के लिए a into 1 मान लो। तो a into 1 मानने से होगा क्या, 1 r स्क्वायर, आगे r क्यूब, ये क्या बन गया, जीपी। और a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा, ठीक है। तो ये एजीपी के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं यहाँ पर एक फ्रेश एग्जांपल लिख रहा हूँ ये बताने के लिए कि एजीपी का सम कैसे निकालें। तो इसको पहले सीखो अच्छे से, ठीक है, पहले इसको सीखो कि एजीपी का सम कैसे निकाला जाता है। सपोज हम एजीपी कंसीडर करते हैं समझने के लिए, ए बी प्लस डी बी आर प्लस ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर प्लस ऐसी आगे सो ऑन ए प्लस 3d बी आर क्यूब चलता रहेगा। और इसका nth टर्म ले लेते हैं यहाँ पर, nth टर्म इसका होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और b इंटू आर का पावर n माइनस 1, ठीक है। ये सीरीज हो गई एजीपी, ठीक है। बताओ भाई कौन बताएगा, पहला क्वेश्चन ये एजीपी कैसे है, एक्सप्लेन करो भाई, कैसे है एजीपी, बोलो। ए प्लस डी, ए सर प्लस इसका 2d, नेक्स्ट टर्म में r मल्टीप्लाई होते प्लस जा रहा है माइनस सर। 1 इंटू में है, पहले तो और डी पहला बी आर आर मल्टीप्लाई हो रहा है, डी जुड़ रहा है। बिल्कुल पहला टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d एपी हो गया, और सेकंड टर्म बी आर स्क्वायर, ये क्या बन गया, जीपी बन गया, ठीक है। अब मान लो कोई ये जानना चाहता है कि आखिरी टर्म एग्जाम में क्या दिया रहेगा, कोई जरूरी नहीं है। जो आखिरी टर्म है nth टर्म, एग्जाम में दिया नहीं रहेगा, ये हमें लिखना है। इसको लिखने का तरीका भी समझो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसका nth टर्म निकालोगे एपी के फार्मूले से, तो एपी का nth टर्म का फार्मूला तो हमको ये पता है ना, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जीपी का nth टर्म बी आर स्क्वायर, हमने पढ़ा है nth टर्म का फार्मूला। तो जीपी का अगर nth टर्म निकालोगे तो वो आएगा बी इंटू आर का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एजीपी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इस सीरीज का सम Sn है, क्योंकि हमें एजीपी का सम निकालना है बेसिकली। एजीपी का nth टर्म निकालना आसान होता है, एपी जीपी से निकल जाता है, लेकिन सम निकालने वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ एक नियम है कि अगर हमें एजीपी का सम चाहिए तो एजीपी के दोनों साइड को r से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान रहे r क्या है, r मतलब कॉमन रेशियो, यहाँ पर लिख लेना कहीं साइड में, मल्टीप्लाइंग इन बोथ साइड बाय कॉमन रेशियो। r कहना जरूरी नहीं है, हो सकता है एग्जाम में r की जगह 3 हो सकता है r की जगह k लिखा हुआ हो। मल्टीप्लाई इन बोथ साइड बाय कॉमन रेशियो, तो जब हम कॉमन रेशियो r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो AB नजर आ रहा है, AB, इस AB का क्या आ जाएगा, a इंटू बी आर, इसको r से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, a प्लस डी इंटू बी आर स्क्वायर। फिर अगला वाला टर्म इसके नीचे यहाँ पर आएगा a प्लस 2d इंटू बी आर क्यूब।
ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि मैं टर्म को एक एक शिफ्ट करके लिख रहा हूँ। जरा ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने सारे टर्म्स को एक एक शिफ्ट करके लिखा है। शिफ्ट करने का मतलब यह है ए बी से मल्टीप्लाई करके जो आया उसके नीचे नहीं लिखना है, एक टर्म आगे शिफ्ट करके। इसमें मल्टीप्लाई करके आया, एक आगे शिफ्टिंग, इसमें मल्टीप्लाई किया, एक आगे शिफ्टिंग। इस तरीके से ये चलता रहेगा, देखो शिफ्टिंग होती चली जाएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक एक टर्म को आगे आगे शिफ्ट करोगे तो यहाँ जो आखिरी टर्म है ये वाला, यानी कि जनरल टर्म, ये भी इसके नीचे थोड़ी आएगा, इसके नीचे तो नहीं आएगा, वो टर्म और आगे निकल जाएगा। और आगे निकलने का मतलब यह है कि मैं उसको अलग करके लिख दे रहा हूं, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी b इंटू आर का पावर n। अब सोचो r का पावर n कैसे आया। r का पावर n ऐसे आया है क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे r से, क्लियर है कि टर्म जो है आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोनों सीरीज को माइनस कर दिया जाता है। अब मान लो कोई कहता है कि ये वाला मल्टीप्लाई होके आगे आ गया, लेकिन इसके नीचे जो टर्म आएगा वो कहाँ है। मान लो कोई पूछता है कि यहाँ आएगा क्या इसके नीचे, तो उसका जवाब है पहले मालूम करो इसके पहले यहाँ क्या आएगा, क्योंकि यहाँ जो टर्म आया होगा वही तो r से मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे आएगा। तो इसके जस्ट पहले यहाँ पर अगर कोई टर्म लिखना चाहता है तो उसे a प्लस n माइनस 2 लिखना पड़ेगा। पता है n माइनस 2 क्यों लिखना पड़ेगा? जब इसमें n माइनस 1 आ रहा है तो इसके पीछे वाले टर्म में n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 आएगा, एक टर्म पीछे है ना। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तब ये ब्रैकेट भरेगा जो मैंने खाली छोड़ा हुआ है। फिलहाल दोनों को घटाओ, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो Sn इंटू 1 माइनस आर आएगा। अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो Sn कॉमन आ गया तो 1 माइनस आर, ठीक। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन शुरू करो, ए भी ऐसे ही रहेगा, ध्यान रहे ए भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं है। इन दोनों को घटा के क्या आएगा, ए बी आर से ए बी आर कट गया तो क्या बचा, डी बी आर। यहां देखो ए बी आर स्क्वायर ए बी आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, डी बी आर स्क्वायर। अब तो सिमेट्री है, इसके नीचे ये क्या आएगा अगला टर्म, डी बी आर क्यूब, डी बी आर आ गया, डी बी आर स्क्वायर आ गया, डी बी आर क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। इसके नीचे जो टर्म आएगा, इसके जो जस्ट नीचे टर्म आएगा, जस्ट नीचे, इसके जो ठीक नीचे टर्म आएगा उसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी बी आर का पावर n माइनस 1 आ जाएगा। अब मान लो अगर पूछते हो कि r का पावर n माइनस 1 मैंने क्यों लिखा, इसका जवाब सुनो पहले। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो बी आर आया ना आगे, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो बी आर स्क्वायर आया। अब सोचो जब बी आर n माइनस 1 के नीचे टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसके नीचे जो भी आएगा मैंने लिखा नहीं है पर आएगा तो यही ना, बी आर का पावर n माइनस 1। और ये जो प्लस दिख रहा है ये बाहर चला जाएगा ऐसे, ये देखो माइनस क्यों आ गया, बताओ भाई माइनस क्यों आ गया यहाँ पर बाहर, बोलो। नीचे है तो साइन चेंज साइन सर चेंज ऊपर करने कुछ के नहीं बाद था ना सर, ऊपर सर उसके ऊपर कुछ नहीं था, हाँ, तो एक साइन चेंज हो गया उसका। आगे शिफ्ट हुआ है, उसके ऊपर कुछ नहीं था, बिल्कुल सही। तो ये माइनस नहीं आएगा ऑब्वियस। अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमें इस सीरीज को ऐड करना है, इस सीरीज का सम निकालना है। तो सम निकालने का तरीका क्या है, इसको सुनो। तरीका ये है, यहां से लेकर यहां तक ध्यान से देखो, ये जीपी है, ए बी को अलग रखा है मैंने क्योंकि ए बी जीपी का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम डी बी आर से लेकर यहां तक देखें तो कैसे समझेंगे ये जीपी है, अपने आप चेक करो जरा। कॉमन रेशियो आर नजर आ रहा होगा, देखो पहला टर्म अगर इसको मानते हो कॉमन रेशियो आर दिख रहा है लास्ट तक। पर ये ध्यान रखना कि ये जो टोटल टर्म यहाँ तक है, टोटल ये n नहीं हो सकते हैं, ये टोटल टर्म n माइनस 1 होंगे। इसलिए n माइनस 1 होंगे, एक टर्म तो अलग कर दिया था ना हमने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टर्म n कैसे हो सकते हैं। अब टोटल टर्म कितने होंगे, n माइनस 1, ठीक है। तो अब हम इसमें जीपी का फार्मूला लगाएंगे, लगा लेते हैं जीपी का फार्मूला। जीपी का फार्मूला लगा के क्या आएगा देखो,
जीपी का फॉर्मूला लगाने के लिए यहां से लेकर यहां तक पहला टर्म जीपी का फॉर्मूला होता है क्या, ए इंटू, यहाँ ए का काम कौन करेगा, डीबीआर, डीबीआर इज ए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 1 माइनस आर का पावर एन, लेकिन उससे पहले ये देख लेना है क्या आर वही आर है, यस, कॉमन रेशियो इज आर, तो आर तो आर ही रहेगा। पावर में मैं एन नहीं लिख रहा हूँ, होता एन है लेकिन एन लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टोटल टर्म मैंने बताया एन का है, टोटल टर्म तो एन माइनस 1 है ना, ऐसे ही नीचे आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस आर। ये लगाया जीपी का फार्मूला। आगे बढ़ो, माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर आ जाएगा बी इंटू आर का पावर एन। अब एस एन निकालना है ना, ये सब मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं, एस एन निकालने के लिए। 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो, 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो, ये हो गया डिवाइड, सब में डिवाइड कर दो 1 माइनस आर से। तो फाइनली जो फार्मूला डिराइव होकर के आता है, डिराइव होकर के वो फार्मूला ये है, ठीक है। दिस इज फाइनल फार्मूला फॉर समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP। अब देखो, मान लो उसमें कोई कहता है कि क्या ये फार्मूला याद करना है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है जरूरत नहीं है। इस फार्मूले को याद रखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, दो वजह से जरूरी नहीं है। पहली वजह, ये फार्मूला देख रहे हो कितना बड़ा है, याद तो आसानी से होगा नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, ये फार्मूला याद अगर कोई रख भी लेता है तो उसको ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारी एजीपी में एपी कहाँ से शुरू हुई थी और जीपी कहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि ए और बी क्या था ये जब याद करोगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसलिए इस फार्मूले को मेरे समझ से याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मेथड बता दिया ना। अगर कोई पूछता है एजीपी का सम कैसे निकालें, तो मेथड ये है, पहले एजीपी लिखो, फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो मेथड हम लगा रहे हैं, जैसे इससे समेशन आ गया उस क्वेश्चन का भी समेशन आ जाएगा। कोई भी एजीपी का समेशन इस प्रोसेस से निकाला जाता है, ठीक है। फार्मूला याद रखना कंपलसरी नहीं है। कोई कहता है हम याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज अभी यहाँ पे समझनी है कि एस इन्फिनिटी कैसे निकाला जाए, क्योंकि एजीपी में एस इन्फिनिटी भी पूछा जाता है। याद होगा जीपी में एस इन्फिनिटी हमने पढ़ा था, वैसे ही एस इन्फिनिटी यहाँ भी आता है, प्रोवाइडेड कॉमन रेशियो -1 और 1 में हो, सेम कंडीशन जीपी वाली, दैट इज समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। तो अगर किसी को इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है एजीपी का, तो यहां से निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। उसका तरीका क्या होगा, देखो, अगर r -1 और 1 के बीच में है तो ये जो r का पावर n नजर आ रहा है ये 0 की तरफ भागने लगेगा, और यहाँ जो r का पावर n-1 नजर आ रहा है ये भी 0 की तरफ भागने लगेगा, ठीक है। कौन बताएगा ये दोनों 0 क्यों हो रहे हैं, बोलो भाई, वैसे तो पढ़ाया है मैंने, बताओ क्यों एस इन्फिनिटी में ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बताओ, बोलो। क्योंकि पावर 1 से छोटा होगा और 1 से छोटा रहेगा तो वो 0 से सर जब -1 से 1 के बीच में आर रहेगा तो उस पर जितना ज्यादा पावर लगाएंगे वो 0 के नजदीक जाएगा। एकदम सही है। और याद होगा ये कॉन्सेप्ट मैंने जीपी में भी बताया था, अगर याद हो तो, पॉइंट वाला कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच वाला अगर उसकी पावर में इन्फिनिटी चढ़ा दोगे, क्योंकि n तो इन्फिनिटी हो गया ना यहाँ पर, तो तुरंत 0 भागने लगेगा। केवल यही नहीं, ये वाला टर्म भी 0 भागने लगेगा। तो आप सोचो, जब ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो ये फार्मूला और छोटा हो जाएगा कि नहीं, कितना छोटा हो जाएगा, क्या बचेगा, बस ये देखो, जो बचेगा वही लिख लो। क्या बचना चाहिए देख लेते हैं। पहला वाला टर्म जो है AB/1 - r, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला 0 हो गया है, प्लस dBr/1 - r का होल स्क्वायर, ये देखो, बाकी ये 0 हो गया और इधर तो पूरा खत्म हो जाएगा 0 की वजह से। तो ये फाइनल फार्मूला है जिसे कहते हैं एस इन्फिनिटी का फाइनल रिजल्ट। इसे याद कर सकते हो, अगर एजीपी एग्जाम में इनफाइनाइट वाली आती है, इसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा फार्मूला है, AB/1 - r प्लस dBr/1 - r होल स्क्वायर, ठीक है। मेरी एडवाइस रहेगी एस इन्फिनिटी जरूर याद करके जाओ।
ठीक है, जहां ए बी और डी आर क्या है वो यहां से दिख रहा है। ये बताओ, ये कॉपी कर लिया सबने? कॉपी किया कि नहीं किया भाई, ये जो पढ़ाया मैंने अभी तक? सर लास्ट लाइन सर। कॉपी हो गया सर। कॉपी कर लो फटाफट। सर हाँ दिवाकर कुछ पूछ रहे हो? दिवाकर और वहाँ पर टोटल टर्म n-1 कैसे हुआ? टोटल टर्म क्या? n-1 कैसे हुआ? यहाँ आर की पावर कितनी है? 1। देखो यहाँ आर की पावर कितनी है? 2। यहाँ आर की पावर कितनी है? n-1। अब गिनती गिनो, 1 2 3 से लेकर n-1 तक कितने टर्म हुए बताओ? यस सर, n-1। हाँ पीयूष बोलो। सर एस इन्फिनिटी को तो और सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन जब फार्मूला में वैल्यू रखोगे ना तो यही फॉर्म बेटर पड़ता है। सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो तुम्हें ए बी डी और आर की जगह वैल्यू पुट करनी है ना, तो अभी सॉल्व करने का फायदा क्या? ठीक है, ठीक है सर। इसी फॉर्म में आना। यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस एक काम करो, एक जो है एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, कम से कम इस एग्जाम्पल को पढ़ के पहले मुझे ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं। पढ़ो, इसका सॉल्यूशन भी है, कैलकुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मुझे खाली ये बताओ ये जो पहला स्टेप में फार्मूला लगाया गया है ये यहाँ तक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ो जरा ध्यान से। ये समझ में आ गया तो बाकी ठीक है, कैलकुलेशन तो होता रहेगा, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, ये तो एस इंफिनिटी का क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसमें फार्मूला कहाँ से लगाओगे? इसमें तो पूरा लगाना पड़ेगा। ये जो पूरा सॉल्यूशन निकाला गया है ना, पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, ये निकाला गया है उस फॉर्मूले से जो मैंने अभी बताया। लेकिन जैसा मैंने बताया फॉर्मूला याद रखना आसान तो है नहीं। तो मान लो इस क्वेश्चन को कोई एग्जाम में करना चाहता है और उसे फॉर्मूला याद है, तो प्रॉपर प्रोसेस क्या है वो समझ लो। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस ध्यान से देखो बेटा। 1 × 1, 2 × 2, 3 × 2 स्क्वायर, 4 × 2 क्यूब से लेकर 100 × 2 का पावर 99। ठीक, जैसा पहले तो देख लो एजीपी कैसे है, 1 2 3, उधर 1 2 2 स्क्वायर जीपी है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कॉमन रेशियो 2 है, तो कॉमन रेशियो 2 है तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। पहले वाले को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या आएगा? 1 × 2। अगले को मल्टीप्लाई करो 2 × 2 स्क्वायर, ऐसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। अगला 3 × 2 क्यूब। ऐसे अगर आगे चलते जाएं तो इसके नीचे क्या आएगा उसको छोड़ो, इसके बाहर क्या आएगा? 100 × 2 का पावर 100 ही आ जाएगा। वैसे यहाँ पर आएगा क्या वो बता भी देता हूँ, 100 से पहले यहाँ 99 आएगा, इसके जस्ट पहले 99 2 का पावर 99 98 आया होगा ना, इसके जस्ट पहले जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 99 × 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा? 99। ठीक, अब इन दोनों को माइनस कर दो। अगर इन दोनों को माइनस करते हो, माइनस करके क्या आता है तो देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, माइनस एस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 ऐसे ही रहेगा। अब सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब से लेकर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 2 का पावर 99 इसमें से इसको, और ये माइनस में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब तो आगे का काम आसान है। बताओ ये जीपी है कि नहीं है? अब इस जीपी का सम निकाल लो, समेशन आ गया, क्वेश्चन खत्म। तो ये मेथड एग्जाम में लगा सकते हो। बताओ भाई बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, बोलो। यस सर। यस। ऐसे घटा के सीधा आंसर आ जाए।
जरा एक क्वेश्चन का जवाब दो। नीचे समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। इस फार्मूले में बी गायब कैसे हो गया? मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया, ये उससे मैच क्यों नहीं हो रहा है? जरा इसका जवाब दो। सर बी मीन्स होता है कि कोई भी नंबर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा हो, आगे नेक्स्ट टर्म के लिए भी मल्टीप्लाई हो रहा हो। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले सुनो मेरे पास। मेरा क्वेश्चन ये है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये फार्मूला निकाला ना, ए बी बाई वन माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन वन माइनस आर होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला और इसमें जो दिया हुआ है दोनों अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। सर बी का वैल्यू 1 होगा। बिल्कुल। यहाँ पर जो एजीपी दी गई है, जिस एजीपी के लिए ये पूरी कहानी समझाई जा रही है, ठीक है, ये एजीपी डिफरेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, कई जगह देखोगे ना बुक्स में देख लो, चाहे एनसीईआरटी में देख लो, कई जगह पर एजीपी ऐसी वाली कंसीडर करता है, इसको एजीपी लेता है ये देखो। अब कोई अगर ये वाली एजीपी लेगा तो उसका बी कहाँ है? मैंने तो फर्स्ट टर्म ए बी लिया था ना, तो इसके हिसाब से बी का वैल्यू क्या मान के चलोगे इस एजीपी में? मैंने जो अभी एजीपी पढ़ाई उसमें बी जो था उसको अगर 1 रख दें तब ये सीरीज आएगी कि नहीं, बताओ। यस सर। मैंने जो अभी एजीपी पढ़ाई उसमें आप बी जिंदा है, तो बी अगर जिंदा है तो मेरा वाला फार्मूला वही रहेगा जो मैंने बताया। लेकिन अगर किसी एजीपी में बी 1 हो जाए तो इस एजीपी में क्वेश्चन चेंज होगा, और इसमें चेंज होगा, यहाँ बी की जगह 1 रखोगे तो बताओ यही फार्मूला डिराइव हो गया कि नहीं? लेकिन मैं इस फार्मूले को इसलिए एडवाइस नहीं करता हूँ स्टूडेंट को याद रखने के लिए, क्योंकि एग्जाम में जरूरी थोड़ी है बी की जगह 1 ही आए, बी की जगह तो 3 भी आ सकता है ना एग्जाम में। ज्यादातर जगह देखोगे किताबों में यही फार्मूला लिखा हुआ है, पर ये एडवाइजेबल नहीं है। ये एडवाइजेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पूरा पूरा खतरा इस बात का है कि एग्जाम में बी का वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आ गया, इसलिए वही फार्मूला याद रखो जो मैंने लिखा है, ठीक है। इसमें ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 22 कॉपी कर लो। ये बनाना अभी नहीं है, घर से बना करके इसका आंसर भेज देना मेरे 22, कॉपी कर लो उसको, ठीक है। फाइंड द सम टू इन्फिनिटी टर्म्स, इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकालना है, एजीपी का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर भेज देना। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, मीन्स, मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ये जो लिखा हुआ है ना हेडिंग, इसको कॉपी करो पहले, जो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, एक बार इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ मीन्स है क्या। छापने का काम खत्म करो पहले। राहुल बताओ क्या पूछ रहे हो? सर एक मिनट, फिर क्वेश्चन फिर से निकालिए ना सर, थोड़ा सा बाकी रह गया। अच्छा तुम पहले इसको कॉपी करो ना क्वेश्चन को, ये इसको कॉपी करो, क्वेश्चन मैं बाद में दे दूंगा तुमको, ठीक है, इसको कॉपी कर लो।
अब देखो भाई, इसको जरा समझो क्या है मीन्स का कॉन्सेप्ट। दो रियल नंबर अगर ए और बी है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी टू गिवन नंबर, ठीक है। तो अगर हम दो नंबर के बीच में एक नंबर इंसर्ट करें कैपिटल ए, बात को समझना, इफ बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी अ रियल नंबर कैपिटल ए इज इंसर्टेड, और ये नंबर इस तरह से इंसर्ट करना है कि these three numbers form an AP. Basically we are introducing one number between two numbers in order to make small a, capital A and B an arithmetic progression. Then this A is known as single arithmetic mean of A and B. ठीक है, जो बीच में हमने नंबर इंसर्ट किया है उसे सिंगल एम बोलते हैं। सिंगल एम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ए और बी और ये तीनों एपी बना रहे हैं। अब एपी के हिसाब से सोचो, कॉमन डिफरेंस बराबर करोगे ना, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो B माइनस ए, इसको सॉल्व करो तो ट्वाइस ए इक्वल टू क्या आ गया, A प्लस बी। अब समझ गए होगे ये फार्मूला, ये वाला जो है ये कहाँ से आया, ठीक है, ये कैपिटल ए का वैल्यू आ गया, इसी को बोलते हैं सिंगल एम, दैट इज कॉल्ड सिंगल अरिथमेटिक। तो सिंगल अरिथमेटिक मीन इज लाइक एवरेज, एवरेज तो समझते हो ना, एवरेज एवरेज निकालना तो सीखा ही है पहले से। कोई भी दो नंबर का अगर हमें सिंगल एम निकालना है तो दोनों का एवरेज में, और वो नंबर हमेशा दोनों के बीच में लाई करेगा, और इस तरह से लाई करेगा कि वो तीनों का जो ऑर्डर है वो एपी बनाए। जब हम ए और बी के बीच में सिंगल नंबर ए इंसर्ट करते हैं एपी बनाते हुए, तो उसे सिंगल एम कहते हैं। आगे हम देखेंगे जब हम बीच में ऐसा नंबर डालेंगे कि ये तीनों जीपी बनाते हैं तो उसको सिंगल जीएम कहते हैं, और अगर बीच में ऐसा नंबर रखें कि एचपी बन जाए तो उसको सिंगल एचएम कहते हैं। पहले सिंगल मीन की कहानी कंप्लीट समझ लो, ठीक है, पहले सिंगल मीन की कहानी को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ, यह है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक, यहीं पर मैं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट बता देता। अगर हम ए और बी के बीच में एक नंबर मान लेते हैं कैपिटल जी इंसर्ट करते हैं, और इस तरह से कैपिटल जी पुट करें कि ये तीनों नंबर जो हैं ए जी बी ये जीपी बना दें, ठीक। तो अगर ए जी और बी जीपी में है तो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, T2 बाई T1, इसका कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, T3 बाई T2, इसको सॉल्व करो तो जी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ए बी। जी स्क्वायर का वैल्यू अगर ए बी आ गया तो इसका मतलब जी का वैल्यू कितना आ गया, इसको सॉल्व करके जी का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए। तो समझे, जैसे पहले केस में बीच का नंबर एम क्यों हो गया सिंगल एम, क्योंकि सीरीज एपी बनाई थी। अब हम सीरीज को जीपी बना रहे हैं तो इसका नाम ये जो बीच वाला जी है दैट इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, इसे सिंगल जीएम बोलते हैं। एक डाउट यहाँ पर और उठता है कि जी के तो दो आंसर आ रहे हैं, प्लस लेंगे कि माइनस, तो उसका जवाब ये है, ज्योमेट्रिक मीन निकालते समय पहले ही ए और बी को पॉजिटिव मान लिया जाता है। तो अगर हम ए और बी को पॉजिटिव नंबर मानेंगे तो इसके बीच में जो नंबर रखा रहेगा जी वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब सोच लो कि नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लिया जाता है मीन, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो उसके बीच में पॉजिटिव ही नंबर आएगा ना, तो माइनस वाला वैल्यू तो अलाउड नहीं, इसलिए प्लस वाली वैल्यू को लिया जाता है। जनरली देखा यह गया है कि ज्योमेट्रिक मीन वाले सारे क्वेश्चन में जो गिवन नंबर ए और बी है उनको पॉजिटिव ही लिया जाता है, पहले ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर मान लो कोई कहता है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले ले तो तब तो जी इमेजिनरी आ जाएगा। मान लो ए नेगेटिव हो गया बी पॉजिटिव हो गया तो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, तो निकालोगे कैसे जी, जी तो रियल आएगा ही नहीं। हाँ, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो बात अलग है, दोनों अगर नेगेटिव हो गए तब तो माइनस माइनस प्लस होगा तब जी निकलेगा, लेकिन उस समय माइनस वाला लेंगे। क्यों माइनस वाला लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर बीच में लाई करेगा ना उससे। लेकिन आज तक जितनी बार भी जेई में क्वेश्चन आया है, जितनी बार भी
हमेशा ज्योमेट्रिक मीन में ए और बी पॉजिटिव ही दिया गया है। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो उसके बीच में आने वाला नंबर जी प्लस रूट ए बी, यानी कि कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव। सो दिस जी इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये लिख लिया, सब लिख लो उसको पहले जो लिखा हुआ है, छापो। लिख लिया भाई सबने? नो सर। जल्दी रुको। अब आ जाओ सिंगल एचएम पर। ठीक है, देखो सिंगल एचएम क्या है। यह है सिंगल हार्मोनिक मीन। whenever we introduce a number h, कोई भी नंबर ले सकते हो, h लेना जरूरी नहीं है, between a and b such that this series form a harmonic progression। अगर a और b के बीच में एक नंबर h ऐसे घुसाया जाए कि सीरीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गई, तो इस h को बोलते हैं सिंगल एचएम, दैट इज कॉल्ड सिंगल हार्मोनिक मीन ऑफ a and b। ठीक है, अब hp का हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा है, hp को सॉल्व करने के लिए सारे टर्म को पहले उल्टा करो, तो मैंने बताया था सारे टर्म को उल्टा करके क्या बन जाएगा, ap। ठीक, अब तीन नंबर अगर ap में है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा, अभी पढ़ा ना, a इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, यानी कि 1/h जो है वो पहला और तीसरा टर्म का एवरेज हो जाएगा ऐसे। ठीक, इससे अगर h की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी, चेक करके देखो यही लिखा है कि नहीं। 1/h को रेसिप्रोकल करो, इसको रेसिप्रोकल करो, सॉल्व करो, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस, यही फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, h इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b। यहाँ a और b का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव नंबर कहीं लिखा नहीं है। इसे कहते हैं h को सिंगल हार्मोनिक। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट सिंगल एम, सिंगल जीएम, सिंगल एचएम, तीनों के फार्मूले भी याद करो। अब जब बात चली रही है इस सब की, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं सिंगल मीन। देखो ए और बी अगर हम दो नंबर लेते हैं, मान लेते हैं दोनों ही पॉजिटिव है, लेट अस अज्यूम दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसलिए मान लिया जीएम के चक्कर, तो सिंगल एम हो गया a प्लस बी बाई टू। ठीक, सिंगल जीएम हो गया रूट ए बी, जो भी फार्मूला निकाला, और सिंगल एचएम हो गया 2ab अपॉन a प्लस। ठीक, अब इन तीनों में कुछ रिलेशन, इन तीनों में क्या रिलेशन है इसको समझो। पहला रिलेशन जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, कोई पूछेगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच आया कैसे, जरा इस एम को एच एम से मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी कट जाएगा, कितना बचेगा, ए प्लस बी कट के ए बी बचेगा कि नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी बचेगा और जी स्क्वायर तो ए बी है, प्रूव हो गया ना, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। किताबों में कई जगह पर ये प्रॉपर्टी ऐसी लिखी हुई मिलेगी, ए जी एच आर एन जी पी, मतलब सिंगल
एम सिंगल जीएम और सिंगल एचएम एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। अगर इसका प्रूफ जानना चाहते हो कि सिंगल एम सिंगल जीएम सिंगल एचएम जीपी कैसे बना देते हैं, तो इसका तरीका देखो। अगर ये जीपी है तो कॉमन रेशियो बराबर होगा T2/T1 बराबर T3/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलाओ, इससे मैच हुआ कि नहीं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये सिंगल मीन की, इसके आगे लिख लेना ब्रैकेट में, सुपर इंपॉर्टेंट। एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए जी और एच हमेशा क्या बनाएंगे, जी। दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो ग्लोबल प्रॉपर्टी है। ग्लोबल इसलिए कि सीक्वेंस सीरीज के बाहर मैथ्स के हर चैप्टर में, एक चैप्टर ऐसा नहीं है मैथ्स के सिलेबस में जेई में जिसमें इसका यूज ना होता हो। जैसे स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी, जैसे स्टैंडर्ड एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, जो हमें ये बताती है कि सिंगल अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन इक्वल टू सिंगल हार्मोनिक मीन। मतलब कोई भी दो नंबर लेकर के पॉजिटिव, ये शर्त ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव नंबर के लिए ही सारा खेल चल रहा है। पॉजिटिव नहीं होगा तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। अगर दो पॉजिटिव नंबर हमारे पास हो तो उन पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा आता है। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। ये आती कैसे है प्रॉपर्टी, ये मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, देखो क्या है। अगर हम ए में से जी घटाएं, मतलब सिंगल एम में से सिंगल जीएम घटाएं, यहाँ देखो वैल्यू ए और ए माइनस जी आएगा a+b/2 माइनस रूट ए बी, ये आ गया ए माइनस बी का वैल्यू। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो a+b माइनस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसको और सॉल्व करो, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि होल स्क्वायर कैसे बन गया, तो इसका होल स्क्वायर जरा ओपन करके देखो क्या आएगा। इसका होल स्क्वायर a+b माइनस 2 रूट ए बी, यही आएगा सॉल्व करके, a+b माइनस 2 रूट ए बी, ये चीज आ जाएगी। तो इसको देख के साफ पता लग रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। कैसे पता लग रहा है ये वैल्यू पॉजिटिव है? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर और अपॉन में 2, नेगेटिव आएगा क्या? कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करोगे और अपॉन में 2 है, तो वैल्यू तो 0 से बड़ी ही आएगी। बराबर 0 मैंने क्यों लिखा है, इसका भी कारण समझो। बराबर मैंने इसलिए लिखा है, एक केस में ये वैल्यू 0 बन सकती है, प्रोवाइडेड a इक्वल टू बी। अगर कोई पूछे कि ये दोनों बराबर कब होंगे, ए और बी, जब ये इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब ये ऐसे भी कह सकते हो कि स्क्वायर 0 बन जाएगा अगर a बराबर b हो जाए, ठीक है। तो क्या प्रूफ होकर के आया कि a माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, प्रूव हो गया ना यहाँ से। इसका मतलब a बड़ा है g से, ठीक। अब क्वेश्चन उठा कि इक्वल टू कब होल्ड करेगा। अगर कोई पूछता है कि am बराबर gm कब होगा, या gm बराबर hm कब होगा, या hm बराबर am कब होगा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, तो इसका कंडीशन अलग से नोट कर सकते हो। am इक्वल टू gm या gm इक्वल टू hm या hm इक्वल टू am तब होता है व्हेनेवर नंबर्स आर इक्वल। कौन से नंबर बताया ना कि a इक्वल टू b, जिन नंबर का मीन निकाल रहे हो अगर वो दोनों नंबर बराबर हो जाएं, जैसे 3 3, जैसे एग्जांपल भी देखो, मान लो मैंने a और b दोनों को 3 3 लिया, तो 3 + 3/2 3 आया। यहाँ रूट के अंदर 3 × 3 9, रूट 9 कितना होता है। यहाँ 2 × 3 × 3 18/6 क्या आया 3, तीनों बराबर आ गए। तो am बराबर gm बराबर hm ये आपस में तभी बराबर होंगे जब नंबर्स जिनका हम मीन ले रहे हैं वो आपस में क्या हो, इक्वल। पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, साथ में बराबर भी। तो ये याद रखो, इक्वल टू का कंडीशन है। अगर नंबर बराबर नहीं दिए हैं तो किसी भी हालत में बराबर होल्ड नहीं करेगा, ग्रेटर होल्ड करेगा। ग्रेटर मतलब a g से बड़ा आएगा और g s से बड़ा आएगा, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन बीच में होगा। बीच में होगा वो तो यहाँ से भी दिख रहा है, ज्योमेट्रिक मीन a और h के बीच में है, तभी तो जीपी बना रहा है, ठीक है। तो a ग्रेटर देन g प्रूव हुआ, लेकिन ये कैसे प्रूव होगा कि g s से बड़ा है, अभी इसको भी तो देखना है। अब इसका तरीका सुनो। सिंस a/g इक्वल टू g/h, कोई पूछेगा यहाँ पर ये कहाँ दिया हुआ है कि a/g g/h,
ध्यान से पढ़ो इस स्टेप और सोचो कि a बाई जी बराबर g बाई एच कैसे होगा। ध्यान से देखो, यहाँ समझ जाओगे। ठीक है, तो a बाई जी बराबर अगर g बाई एच है और a ग्रेटर देन g पहले प्रूव हो चुका है, a ग्रेटर देन g पहले प्रूव हो चुका है का मतलब क्या है? a ग्रेटर देन g अगर हम कह रहे हैं पहले प्रूव हो गया, इसका मतलब क्या है कि a अपॉन जी 1 से बड़ा है। कैसे? दोनों तरफ g से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ g से डिवाइड कर दो तो a बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। इनइक्वालिटी में डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होती है, मैंने बताया था बेसिक में कि इनइक्वालिटी में ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं जब a और b पॉजिटिव लिए हो तो am gm hm तो सब पॉजिटिव ही आएगा ना, तो ऐसे डिवाइड करने से कभी गलत नहीं हो। तो a बाई जी 1 से बड़ा है और a बाई जी g बाई एच है, यानी कि g बाई एच भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि a बाई जी g बाई एच के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव की वजह से, तो प्रूव हो गया g ग्रेटर देन इक्वल टू। यानी फाइनली प्रूव क्या हुआ कि a g से बड़ा है और g h से बड़ा है। बराबर तभी होगा जब नंबर आपस में क्या हो, इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जिसके सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगे आगे आने वाले चैप्टर। पहले इसको कॉपी करोगे, छापो पहले प्रॉपरली। किसी को कुछ डाउट है इसमें तो पूछ लो भाई, बोलो। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर से आ जाओ यहीं पर जहां हमने इंसर्शन ऑफ मीन्स पढ़ा था, क्योंकि मीन हमने पढ़ा सिंगल, बात करो मोर देन वन मीन। ठीक है, मोर देन वन मीन की बात करें। जैसे हमने ए और बी के बीच में पहले एक नंबर इंसर्ट किया था, ठीक है, और उसको एपी बना दिया था सिंगल एम के लिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी के बीच में एक से ज्यादा नंबर इंसर्ट हो, जैसे ये 2 नंबर है, ये भी तो एपी बन सकती है। हो सकता है 3 नंबर इंसर्ट हो, तो इसे बेसिकली पढ़ा जाता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इंसर्शन ऑफ एन मीन्स। मतलब हम ए और बी के बीच में नंबर इंसर्ट करेंगे, लेकिन 2 या 3 नहीं, एन। तो एन कैसे इंसर्ट करेंगे? एक ए है, एक बी है, सपोज इसके बीच में मैंने एन नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए, A1 A2 A3 से लेकर कहाँ तक, AN, ये हो गया एन नंबर इसे। और ये सीरीज को मान लेते हैं AP है, ठीक। तो जब हम ए और बी के बीच में एन नंबर इंसर्ट कर देते हैं तो इसे बोला जाता है इंसर्शन ऑफ एन एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन तब बोलोगे जब एपी मान रहे हो, ऐसी अगर जीपी मान के एन करोगे तो एन जीएम्स हो जाएंगे, एन ज्योमेट्रिक मीन्स। अगर एचपी मान के करोगे तो एन हार्मोनिक मीन हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, लेट अस अज्यूम कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज डी। तो ये जो बी यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो बी,
ये बी है बेसिकली टर्म नंबर n+2 हो जाएगा विच इज लास्ट टर्म। अब इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं बी को टर्म नंबर n+2 क्यों कह रहा हूँ। जरा गिनती गिनना शुरू करो। n नंबर्स तो ये डाले हमने, एक ये है, दो ये है, तो टोटल नंबर कितने हो गए? n ये है, दो नंबर ये है, टोटल नंबर n+2 हो गए ना। यानी कि जो लास्ट टर्म है बी वाला वो tn नहीं होगा, क्योंकि टोटल टर्म कितने हैं n+2। अब हम फार्मूला लगाएंगे tn+2 का। tn+2 का फार्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। एपी का एस टर्म कैसे निकलता है? ये एपी है ना, लेकिन n मत लिख देना यार गलती से कहीं, n नहीं लिखना है, क्योंकि हम एन टर्म निकाल कहाँ गए? n की जगह तो n+2 है, लगाना एपी का ही फार्मूला है, लेकिन n की जगह n+2 है। अगर हम इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखो, तो d का वैल्यू मालूम चल जाता है, b माइनस a बाई n+1, ये आ गया देखो d का वैल्यू। दिस इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। अगर हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया तो अब हम a1 जिसे कहते हैं फर्स्ट एरिथमेटिक मीन, इसका वैल्यू बता पाएंगे कैसे? ये बताओ, a के बाद अगला टर्म क्या आता है? किसी भी एपी में a के बाद अगला टर्म क्या आएगा? जाहिर सी बात है a प्लस डी आएगा, और d का वैल्यू ये है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ फर्स्ट एरिथमेटिक मीन। मान लो कोई कहता है a3 निकालो, a3 का मतलब क्या हुआ? कौन से नंबर का am है वो? थर्ड एरिथमेटिक मीन। n मीन इंसर्ट किए, पहला अरिथमेटिक मीन, दूसरा अरिथमेटिक मीन, ये तीसरा अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। तो थर्ड का वैल्यू कैसे निकलेगा? जब ये a प्लस डी था तो दूसरा वाला a2 a+2d होगा, तो a3 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आना चाहिए? a+3d। इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो क्योंकि d पता है। तो ऐसे अगर हम चलते जाएं तो हम an तक का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि d हमारे हाथ लग गया है। किसी भी एपी को निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस तो चाहिए जिसका वैल्यू आ चुका है, और पहला टर्म तो ये पता ही है, ठीक है। तो ये होता है तरीका एरिथमेटिक मीन, जिस नंबर का भी चाहिए उसका वैल्यू निकालने का। कुछ लोग तो इस डी के फार्मूले को याद कर लेते हैं। अगर इस डी को याद कर लोगे तो फटाफट एम निकाल लो, किसी भी नंबर का, 5 नंबर हो, 20 नंबर हो, 50 नंबर हो, फार्मूला ये रहेगा डी, ठीक है। यहाँ पर एक नोट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ है। बेसिकली ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे गए एग्जाम। क्या है? देखो शॉर्टकट कहता है सारे अरिथमेटिक मीन को जोड़ दो। सारे मतलब ये जो बीच में हमने इंसर्ट किए हैं, a1 से लेकर an तक किए हैं ना, तो जितने हमने am इंसर्ट किए हैं उसका सम n टाइम्स सिंगल am होता है। कौन बताएगा n टाइम्स सिंगल am क्यों बोल रहा हूँ? कैसे समझेंगे n टाइम्स सिंगल am? बोलो भाई। बाई n टाइम्स सिंगल am। यस सर, a प्लस बी बाई 2 लग जाएगा तो सिंगल टर्म ऑफ एम हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। a प्लस बी बाई 2 तो सिंगल एम का फार्मूला होता है ना, और n बार है। तो प्रॉपर्टी को याद कैसे रखेंगे? समेशन ऑफ n एरिथमेटिक मीन्स, समेशन ऑफ n एरिथमेटिक मीन जो इंसर्ट किए इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल एम ऑफ गिवन नंबर a और b, स्मॉल a और b, ठीक है। अब सपोज कोई कहता है ये फार्मूला आया कैसे, बता देता हूँ। a1 का फार्मूला a प्लस डी, कैसे a प्लस डी? यहाँ देखो, a2 का फार्मूला a प्लस 2d, a3 का फार्मूला a प्लस 3d, ऐसे चलते जाओगे तो an का फार्मूला क्या आएगा? बोलो भाई, an का फार्मूला बोलो। a प्लस n, a प्लस हाँ, a प्लस एन डी आ गया। a प्लस n-1 d, n-1 नहीं आएगा ना, a n है वो भाई। पहला टर्म में d आया, दूसरा में 2d आया, ऐसे देखो, तीसरा में 3d आया, तो n में nd ही आएगा। एपी का फार्मूला थोड़ी लगाना है, ट्रांस से निकाल। अब इसमें a कितने कलेक्ट हो गए भाई? मेरे हिसाब से n a अलग आ गए। बताओ n a कैसे आए? सोचो। सर नंबर ऑफ, सर n नंबर ऑफ a है, इसलिए n ए कॉमन। बिल्कुल, ये a कितनी बार है? n बार, तो n a तो अलग हो गया, और बाकी में से d कॉमन निकाल लें, d कॉमन निकाल लें तो अंदर ये आ जाता है, और ये वही है। क्या वही है? इसको पहचान पा रहे हो कि नहीं? नहीं पहचान पा रहे? n है,
कैसे, ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है। एपी का सम कैसे निकालोगे? ये एपी नहीं दिख रहा है 1 से लेकर n तक। सर Yes. n/2 into 2a plus n-1 into d। या सीधा करो, n/2 a plus l फार्मूला याद है, n टर्म्स है, n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, Yes, sir. वही तो लगाएंगे। और ये जो d चमक रहा है ना वर्ड d, इस d की टेंशन नहीं है, इस d की जगह मैं लिखने वाला हूँ b माइनस a बाई n प्लस 1। कहाँ से आया भाई d, बोलो कहाँ लिखा हुआ है ये d? ऊपर में सर प्रूफ ऊपर से लिखा हुआ है। अभी तो हमने अभी तो कॉमन डिफरेंस निकाला है। अब देखो एक अच्छी खबर, n+1 कट गया ना n+1। अब अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ, एलसीएम 2na प्लस nb प्लस na/2 आंसर आ जाएगा। प्रूफ क्या करना था? n कॉमन हो जाएगा। तो प्रूव हो गया ना। ये एनसीईआरटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं इसको प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। आईआईटी का क्वेश्चन करोगे तो प्रॉपर्टी की तरह याद करना है, वहाँ प्रूफ आने वाला नहीं है आईआईटी में। लेकिन एनसीईआरटी से देखोगे स्कूल के लिए तो ये एक स्टैंडर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि इसका सम n/2 a प्लस b प्रूव करो। छाप लिया भाई साहब, आगे बढ़ू? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब हम यही काम जो हमने am इंसर्ट करने का किया, इसको gm में करते हैं। हाउ टू इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझो। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, नजर आ रहा होगा, a और b के बीच में कितने नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। ध्यान से देखो, a और b के बीच में कितने नंबर हैं? n है कि नहीं? तो ये n जो नंबर इंट्रोड्यूस हुए हैं सो दैट ये सीरीज जीपी बन जाए, इन n नंबर्स को n ज्योमेट्रिक मीन्स कहेंगे। These are n geometric means inserted between two numbers a and b। यहाँ पर ऊपर लिख लो a greater than 0, b greater than 0, यही मान के चल रहे हैं कि a और b पॉजिटिव है, नहीं तो आगे भी इनमें प्रॉब्लम आएगी जीएम में पॉजिटिव मानना जरूरी है। अब मैं फिर से फॉर्मूला लगा रहा हूँ Tn+2 इक्वल टू b, लेकिन अब फॉर्मूला लगेगा जीपी का, a इंटू आर का पावर। जरा बताओ ये फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने, ये जो लगाया मैंने सोच के बताओ। ARn-1 का फॉर्मूला है तो n की जगह पे n+2 पुट कर दिए। जीपी का फॉर्मूला होता है ARn-1, लेकिन n की जगह यहाँ किसने ले रखी है? n की जगह n नहीं है ना। टोटल टर्म कितने हैं? n+2। ठीक है, तो इससे कितना आ गया सॉल्व करके, b/a इक्वल टू r का पावर n+1। देखो ध्यान से, सही है कि नहीं? ठीक है, यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो b/a का होल पावर 1/n+1। बोलो भाई समझ में आया ये स्टेप लास्ट वाला? नहीं समझ में आया? अरे भाई ये बताओ, r³ अगर दिया हो तो r का वैल्यू क्यूब रूट में लिखते हो कि नहीं? बताओ, नहीं समझ में आ रही है बात? r³ का वैल्यू अगर 4 है तो r कैसे लिखते हो? r सर क्यूबिक अंडर रूट 4। तो अभी भी नहीं समझे ये 1/n+1 कैसे आ गया यहाँ पे? समझ गए सर? यस सर, m+1 जैसे r³ के लिए, हाँ जैसे r³ के लिए करते हो सेम तरीका, r की पावर n+1 है तो 1/n+1 हो जाएगा वहां पे जाके। अब देखो, पहला ज्योमेट्रिक मीन निकालो, g1 इज कॉल्ड पहला ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन। तो फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन g1 इज ar, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन g2 दैट इज ar²। ये कैसे पता चल रहा है मेरे को ar² ये सब आएगा? बोलो ये सब कैसे लिखा मैंने ar²? सर कॉमन रेशियो आर सर है क्योंकि जीपी में है ना। हाँ सीधी बात है, जीपी में है तो जीपी में और क्या लोगे? ए के बाद अगला टर्म जीपी में क्या आएगा? ar ही ना आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ar², उसके बाद क्या आएगा? ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर r का वैल्यू अगर कोई छाप देता है, मान लो यहाँ पर r का वैल्यू पुट कर देता है या यहाँ r पुट कर देता है, तो उसका मीन का वैल्यू निकल आएगा कि नहीं? बोलो, सबका मीन का वैल्यू आ जाएगा। यस सर। इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको रट लें, इसको तो रटना ही पड़ेगा, ये वैल्यू याद ही कर लो सीधा। तो कॉमन रेशियो इतना होता है n मीन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला ही याद कर लेना। एक बार फिर नीचे से एक नोट दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो,
बॉटम में एक नोट नजर आ रहा होगा शायद, बताओ भाई, दिख रहा है नीचे एक नोट लिखा हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन। अरे बोल तो दो कुछ। यस सर। यस सर। इस इस नोट को अच्छे से नोट करो, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट नोट है। इसका मैं मतलब बता देता हूँ। कहता है जितने ज्योमेट्रिक मीन बीच में इंसर्ट करोगे एन, इसको मल्टीप्लाई करने से nth पावर ऑफ सिंगल जीएम आ जाता है। जैसे वहां था कि उनको जोड़ने से n टाइम्स सिंगल एम आता है, यहाँ जीएम में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से nth पावर ऑफ सिंगल जीएम। पहचानो उसको, ये सिंगल जीएम है कि नहीं, बोलो ब्रैकेट के अंदर। रूट ए बी किसका यस सर। फॉर्मूला है, अभी तो पढ़ के आए सिंगल जीएम। अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। G1 का वैल्यू AR, G2 का वैल्यू AR स्क्वायर, G3 का वैल्यू AR क्यूब, ऐसे चलो। A कितनी बार आ गया, n, R की पावर में आ जाएगा 1 2 3 से लेकर के n तक। क्या पावर में जो R की पावर में दिख रहा है वो AP है कि नहीं, बताओ जल्दी से, पावर में AP है कि नहीं। यस सर। और इस AP का फॉर्मूला, AP का फॉर्मूला लगाओ, n इंटू n प्लस 1 बाई, नहीं करते हैं टू। R की वैल्यू वापस छापो भाई, कहाँ है R की वैल्यू, ये है ना R की वैल्यू, ये इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ छापो, तो ये n प्लस 1 तो इससे कट जाएगा, इससे ठीक है, बचेगा b का पावर n/2 अपॉन a का पावर n/2। और सॉल्व करो, a का पावर n/2 b का पावर, ये आंसर आ रहा है। 1 मिनट सर। आंसर तो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है, क्या चक्कर है भाई। आ ये रहा है, लिखा तो कुछ और है, कि वही लिखा। वही है सर, 1/2 है तो रूट में चल जाएगा। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, वही लिखा। देखो अब आ जाओ NHM पर। हालांकि इसका फार्मूला ना पढ़ने से कुछ होगा नहीं, HM का फार्मूला हम ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। A और B के बीच में n नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए, H1 H2 से लेकर HN, ठीक। और इस सीरीज को क्या बना दिया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अगर ये सीरीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इन्हें कहते हैं n हार्मोनिक मीन्स, दीज आर नोन एज n हार्मोनिक। अब जैसा मैंने बताया था, HP का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो फार्मूला तो HP का कुछ होता नहीं, पहले इस पूरी सीरीज को उल्टा कर दो, पूरी सीरीज जहां तक HP है ऐसे। जब पूरी सीरीज को उल्टा करोगे तो नई सीरीज AP आ जाएगी। अब बताओ AP में वही फार्मूले काम करेंगे कि नहीं जो अभी हम AM में पढ़ के आ रहे हैं। अब तो जब ये AP है तो ये n+2 नंबर का टर्म है, तो Tn इक्वल टू T1 प्लस n-1 D जैसे लगाया हुआ है। तो ये सब फार्मूले याद करने से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। HM का सवाल अगर एग्जाम में आ गया, अगर ऐसा लगता है कि HM का कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिया, तो पहले HM लिख करके पूरी सीरीज को उल्टा कर देना। जब उल्टा करोगे उसको तो तुरंत हमको मालूम चल जाएगा कि सीरीज AP है, उसके बाद AP का फार्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि मीन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, इस पर क्वेश्चन भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, खासतौर से जेई मेन पहला स्टेज का, ठीक है। तो अगर हम इस पर क्वेश्चन, फार्मूले तो हमको याद करना है, जो मैंने लिखा दिए फार्मूले याद कर लोगे, लेकिन अगर हम क्वेश्चन इस पर अच्छे से बनाते हैं तभी हमको जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेन में हो या एडवांस में हो, उसको सॉल्व करने में ना कॉन्फिडेंस आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पर पहले क्वेश्चंस करेंगे मीन वाले, ठीक है, जो हमने आज पढ़ा है, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है भाई।
आज मैंने क्या क्वेश्चन दिया, एक दिया कि एक ही क्वेश्चन दिया ना आज तो करने के लिए? यस सर। यस सर। बस भेज देना क्वेश्चन बना के भेज देना आज ही। वो वाला क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए, आधा लिखे थे। क्वेश्चन फिर से निकालिए ना। कौन सा वाला? वही जो होमवर्क दिए हैं। क्वेश्चन लिखे नहीं क्या? ये था, हाँ ये वाला लिख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 22। ये मैंने नहीं लिखा। 22 है, 22। इनफैक्ट कई लोग पूछते हैं आंसर हमारा सही है नहीं है, एक काम करो इसका आंसर भी नोट करो, ठीक है? अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो समझ लेना गलत है, और मैच हो गया मतलब मैच हो गया तो भी भेज देना मेरे को टेलीग्राम पर लिंक बना करके, लेकिन अपने से रहने दीजिए आंसर। नहीं आंसर लिख लो भाई, आंसर के लिए फिर लोग बहुत कहते थे भाई यार आज तो वो आ रहा है। लो आंसर ही गायब, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई आंसर है ही नहीं, चलो बना के देखो फिर चेक करें, ठीक है? चलो इस सेशन को एंड करते हैं।